मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आज हम 16 श्लोक करेंगे। निषेकादिश्मशानान्तो मंत्रेर्यस्योदितो विधिः तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। जिस व्यक्ति का शुरू निषेक संस्कार से हुआ है, गर्भाधान संस्कार से, और अंत श्मशान में और मंत्री ही मंत्रों के साथ लास्ट राइट हुआ है, वह होगा तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् ज्ञेय। उसी व्यक्ति का ही इस शास्त्र में अधिकार है, पढ़ने का राइट है। न अन्यस्य कस्यचित, और किसी के लिए ये शास्त्र प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। पॉइंट है कि जो लोग श्रद्धा रखते हैं संस्कारों में जिनकी श्रद्धा है, संस्कारों में श्रद्धा मतलब वेद आदि शास्त्रों में श्रद्धा होना, सिर्फ वही लोगों को मनुस्मृति पढ़ने को प्रिस्क्राइब किया जाता है, बाकियों को नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार पहले ये बहुत ही इनएविटेबल पार्ट होते थे लाइफ में, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए रिलीजियसली। मैं स्पिरिचुअली नहीं कह रहा, रिलीजियस। और वो संस्कार जो 16 संस्कार 16 सैक्रमेंट्स हैं, शुरू होती है निषेक, गर्भाधान, कंसेप्शन से। जब लाइफ की हर वो जो टाइम है, जो हर वो सिचुएशन जिसको संस्कार के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए, अगर उसमें ठीक ठीक किया गया है। संस्कार में होता क्या है? हवन होता है, होम होता है, और कुछ रिचुअल्स होते हैं। ये सिर्फ संस्कार की बात नहीं है। बात है कि इसका मतलब वो व्यक्ति या वो फैमिली वेद आदि शास्त्रों के प्रति आस्था रखता है या वो नास्तिक नहीं है, तो वो उस रिलीजियन को, उस धार्मिक व्यवस्था को मानता है। तो अगर आप उस धार्मिक व्यवस्था को मानते हो तो मनुस्मृति आदि शास्त्र आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भी विधर्मी या हेटर्स, या जिनको किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट नहीं है और वो अफेक्शन नहीं है, जब वो पढ़ते हैं वो हमेशा उसका अब्यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, और उसके अर्थों का अनर्थ करते हैं। वो तो हम देखते हैं 18 सेंचुरी से, जब से ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड यूरोपियन लोग संस्कृत वगैरह पढ़ने लगे। शुरुआत में कुछ जर्मन लोगों ने पढ़ा, जिस उनमें से मैक्स मुलर सबसे पहले है। और उसके बाद जर्मन, फ्रेंच, ब्रिट मोस्टली जर्मन और फ्रेंच लोगों ने बहुत संस्कृत, हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। लंदन में अलग जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ डिपार्टमेंट खोले गए, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट खोले गए, पढ़ाई हुई। और वो पढ़ाई हमें लगा कि बड़ी अच्छी बात है, देखो गोरे पढ़ते हैं। और उस पढ़ाई का परिणाम हुआ, आज तक भारत में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं भारत के अंदर, उन कन्फ्लिक्ट्स की जनक या ओरिजिनेटर वो यूरोपियन स्कॉलर हैं। उनमें एक है इंडो आर्यन थ्योरी। द्राविड़ अलग है, इंडी और नॉर्थ इंडियन अलग है, साउथ इंडियन अलग है। आर्य और द्राविड़ अलग है। जो शूद्र है वो इंडिजिनियस है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि है वो फॉरेनर है। ये जो दलित मूवमेंट आजकल चल रहा है, अंबेडकर मूवमेंट चल रहा है, जो क्रिश्चियनाइजेशन चल रहा है, इस्लामाइजेशन चल रहा है, वो उन सब थ्योरी के बेस पर चल रहा है। और अब वो रिसर्च या उस तरह के नैरेटिव गढ़ने के लिए जो लिटरेचर ब्रिटेन से अमेरिका शिफ्ट हो गया है,
यहाँ भारत में चुन चुन करके ऐसे लड़के या लड़कियों को चुना जाता है जो प्योरली, जिनको भारत में लेफ्टिस्ट ट्रेनिंग अच्छी तरह कर दी गई है, ऐसे लोगों को लेकर के फ्री में, मतलब उनको स्कॉलरशिप वगैरह देकर हार्वर्ड येले जैसे यूनिवर्सिटीज में उनको साउथ एशियन स्टडी पढ़ाया जाता है, फिर रिसर्च कराया जाता है, फिर उनको कोलाबोरेशन करके यहाँ के गुरुओं के साथ वो रिसर्च पेपर बुक्स वगैरह लिखते हैं, फिर इनको यहाँ प्रोफेसर आदि बनाया जाता है। उनका काम क्या है? कोई भी लिटरेचर उठा के देखो हिंदू धर्म के ऊपर, वो सिवाय हिंदू धर्म की गंदी गंदी गालियां देना, गंदी बातें बताना, हिंदू धर्म का नाम कोई धर्म नहीं, इस तरह के करने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना है जो प्राचीन काल में समझते थे। जिसकी श्रद्धा नहीं उसको मत सिखाओ, वो सिर्फ अब्यूज करेगा, मिसयूज करेगा, या उसका गलत इंटरप्रिटेशन करेगा। जब मुझे और आपको पूरी तरह क्लियर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसकी सिंपल मीनिंग हर हिंदू जो धार्मिकता में आस्था रखता है, हिंदू धर्म में आस्था रखता है, उसको पूरा पता है। इसका सिंपल मीनिंग है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म, किसी भी कर्म का फल तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, यही सिंपल मीनिंग है। पर ये एंटी हिंदू मूवमेंट, क्रिश्चियन, इस्लामिक, लेफ्टिस्ट मूवमेंट के द्वारा पूरे सब जगह हिंदुओं को सब जगह ये पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया आता जा रहा है पिछले सैकड़ों सालों से, कि देखिए कितनी डिस्क्रिमिनेटिव स्टेटमेंट से ये इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वालों को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, कि जो वर्कर क्लास है उनको, कि भाई काम करने का सिर्फ तुम्हें अधिकार है, तुम्हें सैलरी या पैसा या फल मांगने की तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये स्लेवरी को प्रमोट करता है ये श्लोक। ये हंसने की, ये लेफ्टिस्ट प्रोपागंडा में ये पढ़ाया जाता है। पर ऐसा कोई हिंदू मिलेगा जो हिंदू है, और हिंदू, हिंदू तो लेफ्टिस्ट भी सारे हिंदू ही होते हैं भारत में, जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, कभी वो इस तरह के इंटरप्रेट करता है? नहीं करता। इवन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें भी बहुत सारे जो गीता वगैरह पढ़ते हैं, वो भी ऐसा नहीं सोचते हैं या ऐसा इंटरप्रेट नहीं करते हैं, पर ऐसा पढ़ाया जाता है। बात समझ में आती है क्या 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 धार्मिक शास्त्रों के बारे में? और उन दिनों इसीलिए था कि ज्ञान अधिकारी को ही देना है जो अप्रोप्रिएट पर्सन है, जिसकी श्रद्धा हो। तो इसलिए मनु कहते हैं जिसका संस्कार के प्रति श्रद्धा नहीं, इसका मतलब जिसके जीवन में संस्कार वगैरह नहीं होते हैं, वेदादि शास्त्रों में उसकी आस्था नहीं है। इससे पहले श्लोक में लास्ट टाइम पढ़ा, वेद को न मानने वाले या वेद की निंदा करने वाले नास्तिक होते हैं। ऐसे लोगों को ये शास्त्र पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, या कोई अर्थ नहीं। चलिए, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाना चाहिए जो करते हैं। अब यहां से दो दो चार श्लोक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। वो है कि जियोग्राफी की डिस्क्रिप्शन। जब जियोग्राफी की बात आती है तो वो उसके तीन चार पांच तरह की जो मैप बनते हैं, तो मैप आप बनाते हैं। इवन आज भी आप देखेंगे मैप खरीदने जाएं तो इंडिया की पॉलिटिकल मैप है ना, जियोग्राफिकल मैप, इकोनॉमिकल मैप, अलग अलग स्टेट वाइज मैप, रिवर के हिसाब से मैप, माउंटेन के हिसाब से मैप, तो अलग अलग टाइप के मैप या जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होता है। मनुस्मृति भी एक जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, भौगोलिक वर्णन करता है धर्म की दृष्टि से। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए प्राचीन काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। सरस्वती दृशद्वत्योर देवनद्योर यदंतरम, तम देव निर्मितम देशम
ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। तो सरस्वती और दृषद्वती, ये दो नदियां हैं, देव नदियां। उन नदियों के अंतरम, बीच में जो देश है, जो प्लेस है, जो जगह है, देश का मतलब कंट्री नहीं होता, देश का मतलब प्लेस, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। तो सरस्वती नदी तो आजकल मिलती नहीं है। और हिंदू धर्म का ऐसा कोई लिटरेचर नहीं जो सरस्वती नदी का डिस्क्रिप्शन नहीं करता। इसका मतलब क्या है? अभी तक हमें बताया गया कि ये सब माइथोलॉजिकल है, पर अभी जो आर्कियोलॉजी की एक्सकेवेशन हुए, हरियाणा में, राजस्थान में, बहुत सारी जगह, अब पूरी की पूरी जो रिवर बेड जमीन के नीचे मिल रही है। और फिर सिर्फ इतना नहीं, उस नदियों के आसपास के एरिया में एंशिएंट हैबिटेशंस मिल रहे हैं। अभी ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला, बुक्स वगैरह अब आने लग गए हैं काफी सारा। जो एक्सकेवेशन होने के बाद हरियाणा में वो कौन सा धौल, वो याद नहीं आ रहा है, जैसे आप मोहनजेदाड़ो हड़प्पा वगैरह पढ़ते हैं वैसे ही वो, मुझे आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, तो उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो अभी ऑलमोस्ट उस पर एक दो तीन बुक आने लग गए हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से। तो वो हैबिटेट्स मिले, पूरे शहर मिल रहे हैं अलग अलग जगह, और वो नदी की जो बेड मिल रहा है। तो सरस्वती और दृशतवती नदी के बीच की जो एरिया है, उसको ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त मतलब एक्चुअली जहां मोस्ट ऑफ हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान जहां इवॉल्व हुआ। तो ये है सरस्वती नदी। और ये इधर हिमालय शिवालिक से स्टार्ट होती है। और ये दृशद्वती, ये एक शाखा है। बेसिकली ये अनडिवाइडेड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होकर के ही इसकी मूवमेंट होती है। तो ये सरस्वती और दृशद्वती एक छोटा सा, बहुत बड़ी जगह नहीं है। थोड़ा और एक पिक्चर ये देखिए, ये है सरस्वती, जो आजकल नहीं मिलती है। ये दृशद्वती, ये जो पंचनद है जिसके आधार पर पंजाब बना, सिंधु, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, यमुना, इनका वैदिक नाम है। हाँ, ये है सिंधु, शतद्रु, कुछ नाम है, वह बाद में दिखेंगे। तो ये जो सरस्वती और दृशद्वती, जो कि मोस्टली आपकी अनडिवाइडेड पंजाब, हरियाणा, जो थार रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान कभी हरा भरा था, बिकॉज अब सरस्वती नदी जैसे गंगा, गंगेश बेस, गंगा बेस होता है, इसे सरस्वती बेस हुआ करता था। और वो लुप्त हो गया है ना, नेचुरल कैलामिटी के कारण वो लुप्त हो गया। और वो बहुत पुराना, अभी ये सरस्वती सिविलाइजेशन जब एस्टेब्लिश हो जाएगा, आप कुछ सालों के बाद आप देखेंगे, तो इंडियन सिविलाइजेशन जो अभी है ना, ये मॉडर्न लोग 5-6 हजार साल मानते हैं, या जो ईस्टर्न है 10,000 साल मानते हैं, वो कितने 15-20 हजार साल तक पुराना चला जाएगा, जो सिविलाइजेशन की जो डेटिंग है। तो ये जो सरस्वती और दृशद्वती के बीच में जो एक छोटा सा पट्टी है, इसको ब्रह्मावर्त कहा जाता था। तस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानां सांतरालानां स सदाचार उच्यते। ये जो पर्टिकुलर प्लेस सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच में, इस जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं, इसी एरिया में ही जो आचार है, जो ट्रेडिशन है, पारंपर्य क्रमागत, जो प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिशनली आया है, वर्णानाम सांतरालाम च, चारों वर्णों का, और उन वर्णों के बीच में जो मिक्स्ड वर्ण है उनका, जो भी ट्रेडिशनली जो प्रैक्टिस है, वही सदाचार समझना। दीज आर द प्रैक्टिस ऑफ गुड पीपुल। अर्थात जिसको हम सदाचार, या कहाँ से जाने की हमारा क्या प्रैक्टिसेस है, जैसे आजकल हम अपनी फैमिली से, हम हमारे अपने लोकल
ट्रेडिशन से सीखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो कौन सा ट्रेडिशन है जिसको दुनिया फॉलो करे? मनुस्मृति कहते हैं वो जो ब्रह्मावर्त एरिया है, वो है सदाचार का। वहां के लोग जो भी ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं वो सदाचार कहलाता है, मतलब बाकियों के लिए वो मॉडल है। वो एरिया क्यों? हिमालय के आसपास के एरिया ज्यादातर ऋषि मुनि, ज्ञानी, विद्वान तपस्या साधना यही करते थे। यही सनातन धर्म का जो ओरिजिन एरिया है वो यही एरिया है। हिमालय वो कौन सा है? अफगानिस्तान से लेकर के जो मॉडर्न डेज की अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अनडिवाइडेड पंजाब। अनडिवाइडेड पंजाब में ध्यान रखिए, हरियाणा, जम्मू हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, दिल्ली वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब अनडिवाइडेड पंजाब में आ जाते हैं। तो ये सब एरिया हिंदू धर्म के, सनातन धर्म का मूल जो ओरिजिन जो प्लेस है वो यही एरिया था। वो कोई ईरान और वो तो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर जो आर्य आए थे वो नहीं। यही एरिया था जहां जिसको, जिसकी एक एरिया को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। और यही बाकियों के लिए आदर्श है। और जब हम बाकियों के लिए कहते हैं उस तरह की ज्योग्राफी, तो ऐसा नहीं था। तब ना मुसलमान थे ना क्रिश्चियन थे, कुछ भी नहीं थे, है ना। या तो वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले थे, या वो उनकी जो लोकल ट्रेडिशन है जो आप पढ़ेंगे, म्लेच्छ, कंबोज, अलग अलग नाम है, जिसमें ईरान से लेकर तजाकिस्तान तक, नीचे श्रीलंका, उधर बर्मा देश, थाई तक, जो जो जमीन की हिस्सा है, तो वहां तक अलग अलग कल्चर थे। कोई दूसरा रिलीजियन तो ऐसा, इवन बुद्धिज्म भी तब पैदा नहीं हुआ था, है ना। हम तो बात कर रहे हैं प्री बुद्धिज्म की। तो तो जो कुछ भी उस एरिया में था वो यही एरिया था, है ना, जहाँ वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको आज हम हिंदू सिविलाइजेशन कहते हैं या इंडियन सिविलाइजेशन, उसकी ओरिजिन वही एरिया थी। तो क्या बाकी जगह लोग नहीं थे? लोग थे। पर जो एक, जो सिविलिटी होती है, जो एक कल्चर होता है, जो रिलीजियन होता है, जो फिलोसफी होती है, वो इसी एरिया में डेवलप हुआ नेचुरली, क्योंकि हिमालयन बेल्ट है। तो ऋषि मुनि लोग यहीं पर ही तपस्या साधना करते थे। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालः शूरसेनकाः, एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः। तो ब्रह्मावर्त के ठीक नेक्स्ट आता है ये सब देश, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, शूरसेनक। इनको कहा जाता है ब्रह्मर्षि देश। वो है ब्रह्मावर्त, इनको कहा जाता है ब्रह्मर्षि देश, जो ठीक ब्रह्मावर्त के बाद आते हैं। अब इनकी नक्शा, इनकी तरह मैप देखते हैं, मैप में ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये जी। इंडियन मैप है। इसमें देखिए, ये कुरुक्षेत्र, हम्म, ये पंचाल, जी। ये मत्स्य। मैं आपको बताता हूँ, कुरुक्षेत्र जो है वो एरिया है आपका वर्तमान हरियाणा। मत्स्य देश जो है वो राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि की एरिया। और पंचाल जो है वो आजकल उत्तर प्रदेश के बरेलू, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि एरिया पड़ता है। पंचाल, पंचाल ये पंचाल है। ये पंचाल एरिया है जहाँ द्रौपदी जहाँ की है, पंचाली। मत्स्य ये शल्य, जहाँ की वो माद्री की, गंधारे की। गांधारी की नहीं, गांधारी की तो कंधार है, ये गंधार, ये देखिए, ये हाँ, सबसे या। हिमाचल है। ये है माद्री की जो शल्य जो है उनका राज्य था। ये तो कुरु। और उसके बाद आता है आपकी शूरसेन। शूरसेन इसमें दिखा नहीं रहा है। शूरसेन जो है वो मथुरा एरिया, जिसको आजकल ब्रज क्षेत्र कहते हैं, तो ये है शूरसेन। तो यहाँ तक, हाँ, ये आप देख सकते हैं थोड़ा बेटर इसमें। ये कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन वाला इसमें नहीं है। तो ये जो ओरिजिनल मैप है, ये वाला हिस्सा जो है, ये है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश कहलाता था।
जो आता था मथुरा तक। ठीक है। और वो वो एरिया बहुत छोटा है जो ब्रह्मावर्त है, वो तो हम्म, सरस्वती दृषदवती, ये छोटी सी एरिया में या वो आता है। तो नेक्स्ट आता है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन मथुरा तक आ गए। ठीक है। या अगला चलो। जी। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ये जो ब्रह्मर्षि देश, जिसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन आदि आते हैं, इस देश में, इस लोकेलिटी में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति ये पूरे दुनिया को सिखाने वाले की एबिलिटी रखता था। स्वम स्वम चरित्रन शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वे मानवा। इस धरती में पैदा होने वाला हर वो इंसान को इसी देश में पैदा होने वाले लोग चरित्र सिखाएं। चरित्र सिखाएं समझते हैं? कंडक्ट, बिहेवियर, कैसे लाइफ जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पूरे दुनिया को सिखाने। यही लोगों का काम है कि दे नीड टू टीच द होल वर्ल्ड व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म, एक्सेट्रा। कौन? ये जो ब्रह्मर्षि देश तक आता है, मतलब हिमालय से लेकर के मथुरा, पूरा यूपी नहीं आता है ना, नहीं, वो जो ब्रज क्षेत्र तक और इधर आपकी बदायूं वगैरह तक, ये जो भी मैप में बना, ये क्षेत्र होता था जिसको ब्रह्मर्षि देश कहते थे। तो क्या होता है कि ये गंगा का बेसिन आ गया, उधर सरस्वती और गंगा की बेसिन आ गया, हिमालय से लेकर। उन दिनों आजकल की तरह ऐसी पॉपुलेशन ना यूपी था, ना बिहार था, ना मध्य प्रदेश था। तो जो जितने ऋषि मुनि हिमालय या इसी गंगा के बेल्ट के आसपास आश्रम बना के रहते थे, हम वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ते हैं, है ना? जब राम की यात्रा होती है तो वो दिखाते हैं कैसे, कौन सा ऋषि का आश्रम कहाँ है, क्या है। वैसे आगे हम पढ़ेंगे, ये तो अभी सिर्फ ब्रह्मर्षि देश बताया, इससे आगे भी मध्य देश है, मध्य देश के बाद आर्यावर्त है, तो वो तो हम देखेंगे अभी। पर जो 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 ज्ञान है वो इसी एरिया में था, मोस्ट ऑफ जगह। जैसे आजकल जो ज्ञान की सेंटर है वो वेस्टर्न यूरोप में है। अमेरिका जस्ट पार्ट ऑफ यूरोपियन है ना, अमेरिका वाले कौन? अमेरिका और कुछ नहीं, यूरोपियन लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो गए, दैट्स इट। इट्स ऑल अबाउट द, अभी जो ज्ञान का सोर्स है वो सब यूरोपियन लोगों के पास है, वेस्टर्न जिसको हम कहते हैं। इवन जापान, चाइना वगैरह जो अभी काफी साइंस में एडवांस किए, वो भी वेस्टर्न जो नॉलेज सिस्टम है उसी से ट्रेंड होकर के, अडप्ट करके। भारत में भी जो आज आपके ज्ञान की चर्चा है वो भी वही वेस्टर्न ज्ञान के बेस पर। तो अभी जो पूरे भारत दुनिया का जो ये जो श्लोक है ना, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना, इस देश में पैदा होने वाले हर वो व्यक्ति अग्रजन्म है, हाईएस्ट लेवल का व्यक्ति है। उसका काम है कि पूरे दुनिया को ज्ञान सिखाएं। वो एक्चुअली मॉडर्न डेज में वेस्टर्न लोग यही करते हैं, एंड दे फील इट। हम तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भरे पड़े। हर वो गोरा, मतलब जो गोरा, मतलब जो वेस्टर्न गोरा है, वो ये अंदर से मानता है क्या, इट्स माई ड्यूटी कि मैं सारे दुनिया को एजुकेट करूं, मैं उनको क्रिश्चियन बनाऊं, इट्स माई ड्यूटी। मैं उनको अंग्रेजी या वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न कल्चर सिखाऊं। वो वो उसको बुरा नहीं मानते, उनको लगता है इट्स आवर ऑब्लिगेशन। हर आदमी को चम्मच में खाना चाहिए। इफ द होल वर्ल्ड शुड ईट लाइक दिस, होल वर्ल्ड शुड wear tie, pant, coat, etc. Whole world should speak either any of the European language. तो जैसा हर वर्ल्ड शुड फॉलो द डेमोक्रेसी द वे वेस्टर्न पीपल फॉलो, आपकी डेमोक्रेसी नहीं चलेगी।
अमेरिका के भी यूनिवर्सिटीज में यही होता है। तो ये जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड में है, अन रियलिटी में क्यों? क्योंकि वही सेंटर पॉइंट ऑफ द नॉलेज है। सिविलिटी का सेंटर वही है, कल्चर का सेंटर वही है। आप मानो न मानो, भारत में बैठा हुआ गांव का बच्चा या बच्ची वो कपड़े पहनती है वेस्टर्न स्टाइल में, बात करना चाहती है वेस्टर्न स्टाइल में। इसको अंग्रेजी का ई अक्षर ना भी आए, वो वो उसको कॉम्प्लेक्स में भरा पड़ा है, मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं आती है। उसके घर में 100 रुपए ना भी हो, वो कपड़े पहनना चाहती है वेस्टर्न स्टाइल में। आज आप भारत में जाएं, पहले गरीबी थी, इतनी नहीं थी, आज भारत जाएं, गांव गांव में आपको मिलेगा ये पिज्जा बर्गर, ये सब मिलेगा। तो मतलब पहले क्यों नहीं था? पहले पैसा नहीं था, ये नहीं था। तो जैसे ही पैसा आता है, सबसे पहला काम करते हैं हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम टाई सूट बूट पहनते हैं। अब शादी ब्याह में लोग धोती कुर्ता नहीं पहनते, भारत में भी नहीं पहनते, सब कोट पैंट पहन के शादी में जाते हैं। आप समझ में आता है? ये वेस्टर्न लोगों कल्चर सिविलिटी नॉलेज का सेंटर बन चुके हैं, और उनको ये लगता है कि ये हमारी प्रिविलेज या हमारी राइट है, ऑब्लिगेशन है कि हम इससे ये सारे नेटिव मूर्ख गधों को हम एजुकेट करेंगे। और रिलीजन भी इनको चेंज करना हमारा, ये हमारा ऑब्लिगेशन है। भाई हम आपको धर्म बदल रहे हैं, हम आपको एहसान कर रहे हैं। और ये आज नहीं, ब्रिटिश टाइम में भी यही था। ये जो राजा राममोहन राय आदि आप देखते हैं, बंगाल में जो आए ब्राह्मण समाज, ये सब ब्रिटिश के टूल थे, ये ब्रिटिश के सब मैसेंजर थे। जो देश में जो जो सोशल इविल्स थे, उसको चेंज करने के नाम पर वो क्रिश्चियनिटी पढ़ाना सिखाना चाहते थे हिंदुओं को। अच्छा बन अगर हिंदुओं की लाइफ बेटर बनाना है, दे हैव टू बी क्रिश्चियन। ये बोलने वाले उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने श्रद्धा रखने वाले कलकत्ता के जो थे, तो सब यही मानते थे। तभी कलकत्ता में ये जो ब्राह्मण समाज, ये अपना थियोसॉफिकल सोसाइटी, राजा राममोहन राय, ये सब यही काम करते थे, उनको क्रिश्चियनाइज बनाना। तो ये ऑब्लिगेशन माना। पर एक समय था, यही पोजीशन भारत में इस ब्रह्मर्षि देशों का था। एंड इट वाज रियल। तो सारे दुनिया से लोगों को, क्योंकि और तो कहीं हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है भी नहीं कि जिस समय इस ब्रह्मर्षि देश में जो इतने हायर लेवल पर नॉलेज, कल्चर, ट्रेडिशन डेवलप था, उस समय दुनिया के किसी भी कोने में ये नहीं, इवन ग्रीक सिविलाइजेशन वगैरह में या इजिप्शियन सिविलाइजेशन वगैरह में या पैरो के समय में, जो कि बहुत कंपैरेटिवली बाद में है, वहां भी भयानक रूप से, ठीक है वहां आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट थे, स्पोर्ट्स ग्रीक और रोमन वगैरह में स्पोर्ट्स, आर्किटेक्चर, एंटरटेनमेंट, ये सब बहुत बहुत काफी एडवांस हमें दिखता है। पर इवन जो प्लेटो अरिस्टोटल वगैरह वो बाद में आए हैं, पर हम उससे बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ सारे दुनिया में अगर कहीं एक्चुअली सेंटर ऑफ नॉलेज, सिविलिटी, कल्चर था, वो ब्रह्मर्षि देश था। ये यही जो एरिया उन्होंने बताया ना, इसीलिए मनुस्मृति कहता है ये हमारा, इस देश के लोगों का काम है टू एजुकेट द होल वर्ल्ड। क्या? ये जो कल्चर, ट्रेडिशन, सिविलिटी आदि सिखाना। और आज भी ये जो श्लोक इतना पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ भारत के जो पढ़े लिखे लोग जो इंडियन के ऊपर लेक्चर वगैरह देते हैं, ये श्लोक कोट करते हैं, पर वो भूल जाते हैं आज जिस टाइप की भारत बना हुआ है, वहां आप क्या दूसरों को सिखाओ? कचरा फैलाओ, झूठ बोलो, करप्शन करो। हमारे पास तो ना कोई सिविलिटी बची, ना कल्चर बचा, ना धर्म बचा, तो क्या दूसरों को सिखाओगे, है ना? हम तो सब खुद ही बर्बाद हो चुके हैं। हिमवत विंध्योर मध्यम
यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीर्तितः। आप याद रखा आपने, अभी तक आपने दो दो प्लेसेस का नाम पढ़ा, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश। अब तीसरा है मध्य देश, जिसको आप कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट। हिमवत विंध्योर मध्यम, हिमवत मतलब हिमालय, और विंध्य ये दोनों माउंटेन के बीच में। और इधर ये तो हुआ नॉर्थ एंड साउथ। और वेस्ट से विनशनाथ, विनशन जो आजकल राजस्थान का एक हिस्सा आता है, मैं बताऊंगा। प्रयाग के वेस्ट, विनशन से ईस्ट, अर्थात विनशन रहेगा वेस्ट पार्ट में, उसके ईस्ट डायरेक्शन में। प्रयाग रहेगा ईस्ट पार्ट में, उसके वेस्ट डायरेक्शन में। ये जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं मध्य देश। अब पिक्चर देखिए इसकी। हिमालय तो आप जानते हैं, हिमालय तो है ना, ऊपर के हिस्सा हिमालय। विंध्य यहाँ तक आता है, देखिए सेंटर में आ जाते हैं ना। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह का एरिया आता है। और विंध्य के उस तरफ सतपुरा जो वो माउंटेन रेंज आ जाते हैं। उसके बाद डेक्कन प्लेटो, मतलब साउथ इंडिया शुरू हो जाता है। और विनशन जो है, आजकल राजस्थान की जो मरुभूमि, जो रेगिस्तान है, थार डिजर्ट है, जिसमें जैसलमेर वगैरह सब आते हैं, तो वहां से जो सरस्वती जहाँ लुप्त हो गई, वहां से लेकर के प्रयाग तो आप जानते हैं। प्रयाग तो हिमालय से विंध्य, और राजस्थान की जो आजकल जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट ना जो रेगिस्तान एरिया है, वहां से लेकर प्रयाग तक, ये पूरा एरिया मध्य देश कहलाता है। अब इसके बाद आता है आर्यावर्त, द फोर्थ पार्ट, आर्यावर्त देश। वो देखते हैं। आसमुद्रात् तु वै पूर्वात्, आसमुद्राच्च पश्चिमात्, तयोरेवान्तरं गिर्यो रार्यावर्तं विविदुर्बुधाः। अब और थोड़ा एक्सपेंशन है। आसमुद्रात् तु पूर्वात्, पूर्व की समुद्र जिसको आजकल हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। हाँ। आसमुद्राश्च पश्चिमात्, और पश्चिम की समुद्र मतलब जिसको आजकल हम अरब की खाड़ी बोलते हैं। तयोहो एवं अंतरम, इन दोनों के बीच की जो एरिया। और गिरियो हो, और हिमालय से विंध्य के बीच की जो, बीच में जो रह गया, उसको आर्यावर्त कहा जाता है। तो पिक्चर देखते हैं। तो ये देखिए, तो हिमालय से लेकर देखिए ये विंध्य है ना। विंध्य आपकी महाराष्ट्र से इधर आपकी मध्य प्रदेश और इस एरिया तक कवर कर जाता है। और इधर से बंगाल की खाड़ी से लेकर ये अरब की खाड़ी पश्चिम, और ये पूर्व समुद्र, इसको कहा जाता था पूर्व समुद्र, ईस्टर्न सी। इसको कहा जाता था वेस्टर्न सी, जिसको आजकल अरब की खाड़ी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच, इसका मतलब है कि जो आर्यावर्त है, वो यहां से लेकर यहां तक पूरा आर्यावर्त कहलाता है। ध्यान रखिए, मनुस्मृति जिस ज्योग्राफी की बात कर रहा है, वो धार्मिक दृष्टि से छोटा सा पार्ट है। ब्रह्मावर्त बहुत ही छोटी सी पट्टी है, सरस्वती और बृषभवती के बीच में, जो सबसे ज्यादा क्रुशियल है। में भी वेदों का जो उद्भव है, वेदों की जो प्रकाश है, वो इसी एरिया में था। दैट्स हाउ इसकी सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू मानी जाती थी। थोड़ा सा बढ़ता है ब्रह्मदेश, ब्रह्मर्षि देश, जो आपके कुरुक्षेत्र, राजस्थान का जयपुर, अलवर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश की बरेली, बदायूं, फरुखाबाद और मथुरा ब्रज क्षेत्र तक आता है। थोड़ा ये ब्रह्मर्षि देश, जहाँ के लोग बड़े ही ज्ञानी, सिविल और कल्चर थे, जिनके लिए माना गया कि ये सारी दुनिया को ज्ञान देते थे। थोड़ा और एक्सपैंड माना गया मध्य देश, जो हिमालय और विंध्य के बीच में पड़ता है। इसको मध्य देश माना गया। और प्रयाग से लेकर विनाशन, राजस्थान की रेगिस्तान तक। और उसके बाद
थोड़ा और एक्सपेंशन है, जहां आर्यावर्त कहते हैं, वो दोनों समुद्र और हिमालय और विंध्य के बीच। तो मनुस्मृति में धार्मिकता दृष्टि से वैदिक धर्म, मनुस्मृति के समय और कोई धर्म तो हिंदू धर्म का ये स्वरूप तो नहीं था। अगर उस धर्म को कोई नाम दिया जा सकता है तो आप वैदिक धर्म कह सकते हैं। सनातन किसी रिलीजन का नाम हो ही नहीं सकता। सनातन मीन्स इटर्नल से, ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज है उसी को सनातन कहते हैं। सनातन किसी प्रैक्टिस का नाम नहीं हो सकता, है ना नहीं। और हिंदू तो बहुत मॉडर्न एज का नाम है। तो वैदिक कह सकते हैं, मतलब वैसा उस समय कोई नाम नहीं था, हम अपनी कन्वीनियंट के लिए वैदिक शब्द यूज कर रहे हैं। तो जो वैदिक धर्म का प्रचलन इसी एरिया में था, आर्यावर्त पूरा एरिया में। तो बाकी एरिया, उनके नाम आपको मनुस्मृति में दूसरे दूसरे चैप्टर में मिलेगा। मनुस्मृति में जब हम आगे की चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे और जनपद, जनपद का अर्थ होता है जो छोटे मोटे राज्य जिसको आजकल आप कहते हैं, उनका रेफरेंस मिलता है। मैं थोड़ा बता दूं, जैसे पौंड्रक जो बंगाल के दिनाजपुर, मालदा, राजशाही, बोगरा, रंगपुर जो बांग्लादेश में आता है, तो इस एरिया को पौंड्रक कहा जाता था। उसकी राजधानी पुंड्रवर्धनपुर आधुनिक महास्थान है। औड्र जो उड़ीसा को कहा जाता था, उड़ीसा शब्द ही उस औड्र से ही डिराइव हुआ है, जो जाजपुर जिसकी कैपिटल हुआ करता था। किरात ब्रह्मपुत्र की जो ईस्टर्न वैली है, मेरे ख्याल से आजकल जो आसाम मेघालय वगैरह है, वो मनुस्मृति में उसको, वैसे देखिए हर हर एरिया का हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम आया है। महाभारत में ब्रह्मपुत्र के वैली वगैरह को प्राग ज्योतिषपुर भी कहा गया, कभी कामरूप भी कहा गया। तो पर मनुस्मृति के टाइम में इसको किरात देश कहा जाता था। द्रविड़ साउथ में जो कावेरी, कावेरी जो वैली है, कावेरी के बेसिन है, उस एरिया को द्रविड़ कहा जाता था, जिसको आजकल तमिलनाडु कहते हैं। पारद जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की और ईरान की जो बलूचिस्तान आज कहते हैं, उसको पारद देश कहा जाता था। शक जिसको आजकल सेंट्रल एशिया कहते हैं, सेंट्रल एशिया से लेकर चीन की एक यूची ट्राइब है, उस एरिया को शक कहा जाता है। और शकों का हमारे भारत में जो जो मेनलैंड भारत आज कहते हैं, उनका बार बार वहां अटैक भी हुआ है। शक राजाओं ने वहां रूल भी किया है, बहुत बहुत सेंचुरी तक शक राजाओं ने हमारे यहाँ राज भी किया है। यवन बेसिकली जो यूनान के होते हैं, ये स्टार्ट होती है अक्सस नदी से लेकर हिंदू कुश जो माउंटेन है, उसके उस तरफ बैठ रहने वाले लोगों को यवन कहा जाता था या यूनानी कहा जाता था, जिसकी राजधानी बलख में हुआ करती थी, जो आजकल अफगानिस्तान में आता है। कंबोज जो वेस्टर्न कश्मीर, जो आजकल पामीर कहते हैं, और बदक्सा जो अफगानिस्तान में पड़ता है, इसको कंबोज कहा जाता था। दर जो गिलगित बाल्टिस्तान है ना, गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान में है, वो दर कहा जाता था। खश जो गढ़वाल एरिया वगैरह है, उसका खश। ये सब मैं कह रहा हूं मनुस्मृति में जिन जिन देशों का नाम रेफरेंस मिलता है, अलग अलग टाइम। महाभारत में इन्हीं का नाम कुछ और मिलेगा, कुछ सिमिलर भी मिलेगा। रामायण में कुछ अलग, क्योंकि टाइम पीरियड के साथ आपको पता है किंगडम बदल जाता है, और किंगडम बदलता है, नाम भी बदलता रहता है। चीना, ये चीना शब्द भी हमारे यहाँ बहुत प्राचीन मिलता है। चीना, चीना जिसको तिब्बत को त्रिविष्टप बोला जाता है। त्रिविष्टप संस्कृत साहित्य लिटरेचर में त्रिविष्टप के उस तरफ जो चीना, और चीना इतना हमारे यहाँ इतनी क्लोज रिलेशन थी। जो आजकल आप सिल्क कपड़े पहनते ना, सिल्क, उसको संस्कृत में चीनांशुक कहते हैं। तो ये चीन से आता था।
भारत में नहीं बनता था। तो बड़े बड़े राजे महाराजे धनी लोग जो कपड़े पहनते थे, वो मखमली, वो सिल्क के कपड़े, जो आजकल जिसको सिल्क कहते हैं, तो वो उसकी संस्कृत में नाम है चिनान शुगर, क्योंकि चीन से आता था, है ना नहीं। और भी बहुत सारे जनपद या राज्यों का नाम जो हम मनुस्मृति में पढ़ेंगे। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः, सज्ञेयो यज्ञो देशो म्लेच्छो देशत्वतः परः। तो जहां तक अपनी नेचुरल वे में कृष्णसार मृग, कृष्णसार मृग कहते हैं जो, मतलब ऐसे हिरण जिनमें काले धब्बे होते हैं, ऐसे हिरण जहां तक मिलते थे, जिस जिस एरिया तक मिलते थे, वो सब एरिया यज्ञ देश था, द द प्लेस ऑफ यज्ञ। और उसके बेयन जो कुछ था वो म्लेच्छ देश स्वतः पर, उसके बेयन जो कुछ था उसको म्लेच्छ देश था। म्लेच्छ देश मतलब प्लेस। कृष्ण सार मृग, कभी कभी कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपको हेल्प करता है टू डिसाइड कि ये किस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एनिमल या क्रिएचर सिर्फ उसी लोकेलिटी में मिलते हैं। ये जो कृष्णसार मृग की क्या इंपॉर्टेंस है सुनियो धार्मिक रूप से। तो आपको पता है पिछले समय में ऋषि मुनियों के लिए नियम होता था कि वो किसी भी सिविल सोसाइटी का तरह खाना पीना कपड़े नहीं पहन सकते। राम सीता को भी अलाउ नहीं हुआ जब वनवास में गए। तो वो क्या पहनते थे? पेड़ों के छाल, बार, या मरे हुए जानवरों के छाल। मरे हुए जानवरों की छाल जो हिमालय बेल्ट में रहते थे, ठंड वगैरह बर्फ वगैरह, तो वो हेल्प करता था। और सबसे फेवरेट क्या होता था? कृष्णसार हिरण की छाल। और बैठने के लिए भी, प्राणायाम मेडिटेशन आदि करने के लिए भी जो आसन यूज होता है, सबसे बेस्ट आसन माना जाता है। वैसे तो पूषा घास वगैरह होता है यज्ञ आदि करने के लिए, जिस पर बैठ के ऋषि मुनि लोग बैठते थे या ब्राह्मण लोग बैठ के यज्ञ आदि करते थे, वो होता था हिरण की जो जो छाल होता है। और उसमें भी जो हायर क्वालिटी की होती थी वो कृष्णसार मृग की होती थी। तो कृष्णसार मृग बहुत पॉपुलर होते थे। तो कृष्णसार मृग जहां तक मिलते हैं, इनका कहना है, वहां तक तो क्या बताइए, यज्ञ देश, मतलब वहां उस एरिया में यज्ञ होते थे। यज्ञ होने का मतलब वैदिक धर्म, सनातन धर्म, जिसको आजकल सनातन या हिंदू कहते हैं, वैदिक धर्म वहां फैला हुआ था। वैदिक धर्म की एक ही निशानी होती है, क्या? एक्सटर्नल निशानी, यज्ञ होना। मंदिर होना तो बाद में आया, वो भी मौर्य पीरियड तक भी नहीं था, वो तो बहुत बाद में आया, खैर अलग बात है। तो ये एरिया सब है वैदिक पीरियड। इसके आगे भी कुछ और है, इसके बाद हम संस्कार पर आ जाएंगे, ठीक है।